हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। ओके, तो हमारे एमएनएस एस्पिरेंट साथ ही साथ जो बच्चे हमारे नीट या फिर एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके दिमाग में यही चीज़ रहती है कि फटाफट कोई क्वेश्चन बता दे, आंसर बता दे लास्ट टाइम में, तो बस वो क्वेश्चन और उनके आंसर उसी के साथ साथ वहीं पे प्रिपेयर हो जाएं ताकि हमें इधर उधर भागना ना पड़े। हम अपने एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते रहते हैं और ये वाला जो मॉक टेस्ट था ये हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट हुआ था हमारा 16 अगस्त को और इसके सॉल्यूशंस लेके हम आज फिर आपके सामने आ चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन हमारे डिस्कस करके बताए गए होते हैं ना, उनके ऑप्शंस भी क्लियर हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके क्वेश्चन और उनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ क्लियर हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें। ठीक है ना? तैयार एमएनएस वॉरियर्स मेरे कैडेट्स, तैयार है मेरे? चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट हो गया, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना होता है, फिर कैंडिडेट का नाम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू। अभी वी हैव डिस्कस दिस इन आवर वीडियो लेक्चर। यूट्यूब पे जो वीडियो आपको अवेलेबल था, जिसने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस किया है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो वीडियो दोनों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप चैनल पे जाएं, फटाफट से सर्च करें और उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वन लाइनर्स वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू? आप ऑप्शंस भी डिस्कस करते चलते हैं। फर्स्ट इज नोज। अर्थवर्म डजंट हैव नोज, उनके पास नोज तो नहीं होती, यानी ऑप्शन गलत, कट गया। फिर आया ट्रैकिया। क्या ट्रैकिया होता है? ना। फिर आया एल्व्यूलाई। लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई प्रेजेंट है, मीन्स एल्व्यूलाई प्रेजेंट इन आवर लंग्स, तो लंग्स ही नहीं है। अर्थवर्म डजंट हैव लंग्स, so how it can be possible that they will have alveoli? So this option is also incorrect. नेक्स्ट वन इज़ मॉइस्ट स्किन। बस यहीं पे रुक जाओ, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने अपने वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, या फिर हो सकता है आपको मॉइस्ट क्यूटिकल दिया हो, तो क्यूटिकल इज़ नथिंग, क्यूटिकल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, no need to be worried about this if cuticle is written. तो cuticle is outermost layer of skin. So both the options can be given, both the options are equally correct. ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नोन एज साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स क्या कहलाता है भाई? अच्छा, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है लैरिंग्स। रुक जाओ, डिस्कस करेंगे अभी। सेकेंड वन इज फैरिंग्स। फैरिंग्स नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। फिर है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या था? एपिग्लॉटिस इज अ स्ट्रक्चर, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारी विंड पाइप को बंद करता है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ योर फूड, यानी जब आप फूड को स्वॉलो कर रहे होते हो तब ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, और ये उसको बंद कर देता है विंड पाइप को ताकि फूड उसमें ना जा सके। तो ये भी नहीं हुआ। ग्लॉटिस भी नहीं है, ग्लॉटिस का ही कैप होता है एपिग्लॉटिस, तो बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आप पहले पे आ जाओ, दैट इज लैरिंग्स, और विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वाई लैरिंग्स? लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। वाई?
Why we are calling it as a sound box? Because larynx has vocal cords. larynx में क्या होती है? vocal cords होती हैं, and after the vibration of vocal cords sound is being produced. यानी जैसे ही vocal cords में vibration होगा sound produce होगी. that's why larynx is known as sound box. ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं. नेक्स्ट है हमारा एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाई, यानी लैरिंग्स या फिर आप जो हम आप वो पढ़ रहे थे विंड पाइप, उसमें फूड की एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है? एपिग्लॉटिस. अब भी डिस्कस किया था कि एपिग्लॉटिस क्या है. एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब हम सॉलो कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो इट क्लोजेज दैट विंड पाइप, क्लोजेज दैट लैरिंग्स, तो ग्लॉटिस को ढक देता है जिससे हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाता है, और इट प्रिवेंट्स हिकअप्स, हिकअप्स नहीं आती हैं इससे, कफ नहीं हो पाता आपको, ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करता है और बैकफ्लो को रोकता है. अगर विंड पाइप में आपका फूड मटेरियल चला जाएगा तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट होगा, वहाँ पे वो फूड पार्टिकल सड़ने लगेगा. तो इन सब चीज़ों को कौन प्रिवेंट करता है? एपिग्लॉटिस. नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स. कंडक्टिंग पार्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन आवर वीडियो लेक्चर व्हाट, कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स, टू टाइप्स थे पार्ट्स के, देयर वर टू पार्ट्स. फर्स्ट वन वॉज एक्सचेंज पार्ट, अनदर वन वॉज कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम था, फंक्शन क्या था? कंडक्टिंग पार्ट्स ब्रिंग्स द इन्वायरमेंटल एयर इनटू लंग्स. कंडक्टिंग पार्ट क्या करता था? इन्वायरमेंटल एयर को लंग्स तक लाता था. और व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज पार्ट? तो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज पार्ट वाज दैट क्या फंक्शन होता था उसका? कि वहीं पर एग्जैक्ट गैसेस एक्सचेंज होता था. ठीक है, तो हमारे एक्सचेंज पार्ट में क्या क्या आते थे? एक्सचेंज पार्ट इंक्लूड्स एल्व्यूलाई एंड देयर डक्ट्स. वो क्या इंक्लूड करते थे? एल्व्यूलाई और उनकी डक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम एक्सचेंज पार्ट को छोड़ दें तो आई हैव टोल्ड यू द रिमेनिंग पार्ट इज कंडक्टिंग पार्ट. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हमने एक्सचेंज पार्ट को छोड़ दिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? कंडक्टिंग पार्ट. अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं फटाफट. पाथ स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या कहता है, क्या कहता है? साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एक्चुअल डिफ्यूजन, एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है, यानी एक्सचेंज पार्ट की बात हो रही है. ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, इट इज़ इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट इज टू ब्रिंग द एनवायरमेंटल एयर इनटू आवर लंग्स, दैट्स इट. बस इतना ही काम है, उससे ज़्यादा कंडक्टिंग पार्ट का कोई काम नहीं है. कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? इट ह्यूमिडिफाइज आवर एयर, हमारे एयर को ह्यूमिडिफाइज करता है ताकि जो लंग्स में पहुँचे बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, कोई इन्फेक्शन ना उसमें आ जाए. ये सारा काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का. बाकी जो गैसेस एक्सचेंज का मेन पार्ट है, मेन काम है, दैट इज़ गिवन टू अवर एक्सचेंज पार्ट. वो किसको मिलता है? एक्सचेंज पार्ट को मिलता है. तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. आ जाओ, आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? डोम शेप्ड मसल्स बिलो अवर लंग्स इज नोन एज. डोम शेप्ड मसल्स क्या थी भाई? डिस्कस किया था ना वीडियो लेक्चर में, मिस कर दिया? फटाफट से जाओ वहाँ पे दोनों वीडियो लेक्चर देखो, एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत अच्छे से. तो आई होप वो आपको पसंद आएंगे. और प्लीज़ ये टाइम है तो इसमें कोई भी रिस्क मत लेना. दिस इज़ द टाइम टू डू और डाई. ये टाइम है आपका, काम करो या फिर ख़त्म, खेल ख़त्म. और हमें खेल ख़त्म तो करना नहीं है, हमें तो एग्ज़ाम फोड़ के आना है. तो क्या करना है? रिवाइज करना है. कैसे करना है भाई? मैम ने तो वीडियो लेक्चर दिए हैं ना, देखो देखो, फटाफट देखो. चलो आगे बढ़ते हैं. डोम शेप्ड मसल्स बिलो आवर लंग्स इज नोन एज डायाफ्राम. ठीक है, ये जो बाकी सारे आपके ऑप्शंस हैं, डोम मसल, प्लूरल मसल, इनका कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, दे आर जस्ट ऑप्शंस. आगे बढ़ जाओ. इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, इनको किससे कंट्रोल किया जाता है? देखो,
ब्लड प्रेशर का रोल यहाँ नहीं है, ब्लड प्रेशर का रोल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में नहीं है, गैसेस एक्सचेंज में नहीं है। बोथ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ये हमारे किस पे डिपेंड करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है हमारा। तो प्रेशर ग्रेडियंट पे ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट में हमने बताया था ना कि फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा। प्रेशर ग्रेडियंट में फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ था? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कहाँ से कहाँ की तरफ था? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ था। यानी प्रेशर में जो डिफरेंस था दैट वाज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट, और यही कंट्रोल करता है हमारे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और हमारे गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन रेट इन हेल्दी ह्यूमन। हेल्दी ह्यूमन की रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, यानी 1 मिनट में उसको कितनी बार वो सांस अंदर लेता है और सांस बाहर छोड़ता है। वी हैव टू टेल द रेस्पिरेशन रेट इन अ हेल्दी ह्यूमन। आपको एक हेल्दी ह्यूमन की रेस्पिरेटरी रेट बतानी है। सो दैट इज 12 to 16 पर मिनट्स। क्या है? 12 to 16 पर मिनट्स। याद रखेंगे 12 to 16 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, सारे डाउट्स अपने बता दो। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है, आप हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हो, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें, ताकि हम उस पर भी काम कर सकें। बच्चों, जैसा हमें आपकी अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है तो हम कैसे काम कर पाएंगे? अगर आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे तभी तो हम काम करेंगे ना। ठीक है, तो प्लीज़ उसे भी शेयर करो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। प्लीज़ वहाँ पे आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी सक्सेस जर्नी का हमें एक पार्ट बनने का ज़रूर मौका दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज, यानी वो वॉल्यूम हमसे पूछा गया है जो कि हम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में लेते हैं, मींस इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिकल ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता था बच्चों हमारा? कि दैट इज़ द वॉल्यूम, दैट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम विच वी कैन इंस्पायर फोर्सफुली। तो ये क्या होता था? फोर्सफुली जो हम वॉल्यूम इंस्पायर कर लेते थे, इनहेल कर लेते थे, ये वही होता था हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता था? जो हम फोर्सफुली एक्सहेल करते थे। अब बचता है हमारी लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी का क्या मतलब था? सारे वॉल्यूम्स को मिला दे, यानी टोटल जितनी भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी प्रेजेंट इन लंग्स दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली, ये क्या होता था? हमारी लंग कैपेसिटी होती थी। तो ये 3 ऑप्शन तो कट गए। क्या बचा? टाइडल वॉल्यूम, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज़ द टाइडल वॉल्यूम? Volume of air inspired or expired during a normal respiration is known as tidal volume. चलो, क्लियर हो रहा है? पक्का ना? नहीं हो रहा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर हो भी रहा है तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। भाई, आप हार्ड वर्क कर रहे हो और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क दोनों ही कर रहे हैं, सिमिलर ही वर्क कर रहे हैं। You people are doing hard work and we people are doing heart work. हम दिल से काम कर रहे हैं आपके लिए, तो दिल की बात तो दिल तक पहुंचनी चाहिए ना। प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बता दो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि हम उस वीक पॉइंट्स पे काम कर सकें, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे ये भी बता दो कि मैम समझ में आ रहा है,
तो हमें भी खुशी हो। भाई दिल की बात दिल तक पहुंचा लो। वी आर डूइंग हार्ड वर्क, प्लीज़ सपोर्ट अस। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अब यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए हैं वो आपसे पूछा गया है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन एक्सपायर फोर्सफुली, यानी हम जितना वॉल्यूम एयर का फोर्सफुली एक्सपायर कर दे, दैट वाज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता था हमारा, कितना होता था, याद आया? नहीं याद आया? वीडियो लेक्चर देखो भाई, सॉल्यूशन के, एक्सप्लेनेशन के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। क्या था? 1000 ml से लेकर 1100 ml। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन मिल गया, बिंगो, करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ पॉसिबल एक्सपायरेशन इज नोन एज। अच्छा, जब ऐसा ऑप्शन हो ना बच्चों, अभी देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग यानी वो वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है जो लंग्स में हमेशा रहती है। यार अब बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर लंग्स में एयर हमेशा थोड़ी ना थोड़ी नहीं रहेगी तो लंग्स क्या करेंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। भाई जहाँ पे हम हमेशा यही कहते हैं ना, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। वी आर रीडिंग दिस कॉन्सेप्ट सिंस आवर चाइल्डहुड दैट एवरी फ्री स्पेस हैज़ एयर, यानी हर फ्री स्पेस में एयर होती है। और अगर एयर नहीं हुई तो देन आवर लंग्स विल कोलैप्स, हमारे लंग्स क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए, लंग्स को कोलैप्स होने के बचाने के लिए क्या होती है? कुछ ना कुछ वहाँ पे वॉल्यूम एयर का हमेशा प्रेजेंट रहता है, और उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के लिए हम डिस्कस कर चुके थे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती थी बच्चों? याद करो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती थी? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन द सेम वे एक्सपायरेटरी क्या कैपेसिटी क्या होती थी? याद करो जल्दी से, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्राइमरी साइट्स क्या हैं मेरे लाल प्यारे प्यारे बच्चों? दे आर एल्व्यूलाई। ठीक है, एल्व्यूलाई हैं। देखो कैसे। ट्रैकिया का काम क्या होता है? ट्रैकिया का काम होता है इन्वायरमेंट एयर को, मतलब ये एक हमारे, ट्रैकिया इज द पार्ट ऑफ आवर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैकिया किसका पार्ट है? कंडक्टिंग पार्ट का ही पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये क्या करता है? एयर को लाने का काम करता है। ब्रोंकियल अस्थमा डिजीज़ है, अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है। ठीक है, लंग्स बचते हैं, लंग्स के अंदर ही होते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या होंगे? एल्व्यूलाई, एंड एल्व्यूलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड वाला। आगे बढ़ जाओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्व्यूलाई इज, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई एल्व्यूलाई में? 104 mmHg। mmHg क्या है? यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, आगे बढ़े। ओ हो क्या आ गया? एपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलाई इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे भी हमारे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलाई इज स्क्वैमस। ठीक है, कैसी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है बच्चों? हमारी, अभी इसको ऐसे समझो, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि व्हाट इज़ ऑक्सीजन डिसोसिएशन। हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन, हमारे लंग्स में क्या थी? गैसेस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल हो गई? हमारी आरबीसीज को। आरबीसीज में क्या था? हमारे हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन ने क्या बाइंड कर लिया? ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से सारी तरफ हर एक सेल में पहुँचेगी। सेल में पहुँची, टिश्यू में पहुँची, फिर क्या हुआ? वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से
ऑक्सीजन को अलग भी तो होना पड़ेगा ना फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो उसके लिए क्या होता है, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना था ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, वो ब्रेक करता है, और एक कर्व के फॉर्म में अगर हम इसको प्लॉट कर दें तो वी गेट अ कर्व ऑफ सिग्मोइड, हमें एक सिग्मोइड कर्व मिल जाता है। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। RBCs contain a very high concentration of which enzyme, यानी RBCs में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बन। अच्छा बच्चों मेरे लाल, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब किसी टर्म के एंड में सफिक्स एज लगा हो, ASE एज लगा हो, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एनी टाइप ऑफ एंजाइम, तो वो क्या होगा, किसी टाइप के एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ओके। और पेप्टाइडेजेस क्या होते हैं, पेप्टाइडेजेस आर योर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, चलो आइसोमरेज क्या होते हैं, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमरेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइसोमराइजेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आइसोमेरिज्म, बस ये उसी का काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased. This condition is known as, बात किया था ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने इसको पूरी तरीके से डिस्कस किया था। क्या था ये, क्या कौन सी डिजीज़ थी, दैट इज़ एम्फाइसेमा, जिसको हमने स्मोकर्स डिजीज़ भी कहा था। ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि जो हमारे स्मोकर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा स्मोकिंग कर लेते हैं, चेन स्मोकर्स स्पेशली। अब चेन स्मोकर्स क्या होते हैं, चेन स्मोकर्स वो होते हैं जो एक सिगरेट सुलगाई, एक सिगरेट उन्होंने ली, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होती दे बर्न द अनदर वन, वो दूसरी जला लेते हैं, तो दे आर चेन स्मोकर्स। तो जो चेन स्मोकर्स है ना, उनकी इतनी ज़्यादा हैबिट होती है इस चीज़ की कि उनमें एम्फाइसेमा कॉज कर जाता है, इनकी लंग एल्वियोलाई सरफेस क्या हो जाती है, बहुत घट जाती है, और प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज हमारा नहीं हो पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ, बात की थी ना, हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है, अर्थवर्म के। ठीक है, अर्थवर्म के प्लाज्मा में क्या डिजॉल्व रहता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हमारे में कहाँ प्रेजेंट होता है, मीन्स ह्यूमंस में कहाँ प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, चलो आगे। माल्ट इज एसोसिएटेड विद, माल्ट किससे, पहुंच जाओ इम्यूनिटी वाले वीडियो लेक्चर्स में, वहाँ डिस्कस किया था ना माल्ट। अब जिसने ये पोर्शन मिस कर दिया है तो भाई इम्यूनिटी की तो पूरी प्लेलिस्ट ही आपको चैनल पे मिल जाएगी, जाइए 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 फटाफट देख के आइए। ठीक है, माल्ट, माल्ट क्या था, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या करता था ये, इट सिक्रीट्स म्यूकस, ये म्यूकस का सिक्रीशन करता था, एंड इट वाज फॉर्मिंग द इम्यूनिटी, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस इज ड्यू टू, यानी ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जो वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को इम्यून करता है, तो दैट इज इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन्स का नाम जब भी आएगा ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस। ओके, चलो आगे बढ़ें। भाई समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर समझ में भी आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा अब बच्चों लाइक का टारगेट रख लें, लाइक के टारगेट, चलो ओके। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, लाइक के टारगेट रखेंगे, उसके बाद आपको उन टारगेट जैसे ही अचीव होगा डेफिनेटली देयर विल बी अ रिवॉर्ड, वहाँ पे क्या होगा, एक रिवॉर्ड होगा। और रिवॉर्ड तो कुछ भी हो सकता है, कोई PDF हो गई, कोई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हो गया जो आपने कह दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सरप्राइज़ होने वाला है,
लेकिन फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे हमारी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं, और 2 ही लिम्फोसाइट्स हैं हमारी, टी और बी, और उनका मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा था? हमारी एक तो बोन मैरो में मैच्योर हो रही थी एंड देवर बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी कहाँ मैच्योर हो रही थी? हमारी थाइमस ग्लैंड्स में, देवर टी लिम्फोसाइट्स। तो ठीक है, ये दोनों ही क्या हो गए हमारे? लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड वाला, बोथ ऑफ देम। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ, यानी हर एक मॉलिक्यूल एंटीबॉडी का किससे मिलकर बना होता है? 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स। दो लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन। 4 चेन्स होती थी ना, देयर वर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 हैवी एंड 2 लाइट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, शेप ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का शेप कैसा होता था? याद करो इम्यूनिटी वाला लेक्चर। देवर ऑफ वाई शेप। किसकी होती थी? कैसे होता था इनका शेप? वाई शेप्ड होती थी। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ एपिटोप? एपिटोप क्या था बच्चों? पार्ट ऑफ एंटीबॉडी? ना, अभी डिस्कस करेंगे हम इसको। पार्ट ऑफ एंटीजन? रुक जाओ, डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ लिम्फोसाइट? बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। पार्ट ऑफ लंग्स? ना, बिल्कुल भी नहीं, कट गया। अब यहाँ पे आ जाओ, जो 2 ऑप्शन हमने ऊपर छोड़े थे ना, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी, पार्ट ऑफ एंटीजन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, पैराटॉप इज द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स एंटीजन, यानी पैराटॉप क्या होता था? हमारी एंटीबॉडी का पार्ट होता था जो एंटीजन को बाइंड करता था। पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स एंटीजन इज नोन एज पैराटॉप। और आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एपिटॉप के बारे में। तो दैट इज पार्ट ऑफ एंटीजन। ये क्या है? पार्ट ऑफ एंटीजन है। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर? कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर से चाइल्ड में पहुंचती है? तो कौन सी एंटीबॉडी थी हमारी? इम्यूनिटी वाले लेक्चर्स याद हैं? भूल गए? फिर से देख लो, कौन सी बड़ी बात है। और लेकिन एग्ज़ाम को फोड़ना है ना, तो कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो, कौन सी एंटीबॉडी थी? दैट इज IgG। ठीक है, IgG वॉज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, यानी IgG केवल ऐसी एंटीबॉडी थी जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती थी, और ये हमारी बॉडी को क्या बनाती थी? हमारी बॉडी की पैसिव इम्यूनिटी को बढ़ाती थी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है एंड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज़ ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव क्या थी? कि जब हमारी बॉडी में एंटीजन आ जाते थे, यानी पैथोजेंस आ जाते थे, और उसके बाद हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती थी, तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज एक्टिव। एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज़ स्लो इन नेचर। कैसी होती थी? स्लो। क्यों? क्योंकि भाई पैथोजन के आने के बाद एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग रहा था, तो दैट्स वाई इट वाज स्लो। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी स्लो हो गई। अब पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती थी? दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच वी इनटेक द रेडीमेड एंटीबॉडीज़। हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का इनटेक करते हैं, तो दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। एंड पैसिव इम्यूनिटी इज़ फास्ट इन नेचर। कैसी होती है? फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रही? फास्ट रही। चलो आगे आ जाते हैं। देयर आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स when we read them both in forward and backward direction. These words, बच्चों यहाँ पे birds लिखा है, ये birds नहीं है, ये words है। ठीक है, ये misprinting है, ये birds नहीं है, words है। These words are known as palindromic sequence। ऐसे words को क्या कहते हैं? palindromic sequence। जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलयालम।
मलयालम का एग्जाम्पल ले लो, इस तरफ से पढ़ो, मीन्स अगर आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो फिर भी वो मलयालम ही रहेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो फिर भी वो मलयालम ही रहेगा। यानी ऐसे वर्ड्स जिनको हम चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें, एक ही वर्ड बनता है, एक ही मीनिंग आता है, तो दे आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ? ये क्वेश्चन आपका अराइज होता है हमारी बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, सेम बायोटेक्नोलॉजी का ही है। एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एग्रोज जेल याद है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में बायोटेक्नोलॉजी वाले पीडीएफ दी थी ना प्यारे प्यारे बच्चे, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ जुड़े थे, पीडीएफ मिली थी, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस था, एग्रोज जेल का नाम लिया था। वो किससे निकाला जाता है? दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड से, ठीक है, क्लियर। भाई हमारे हार्ड वर्क को समझें और प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। बिना इस लाइन के तो वीडियो अधूरा सा लगने लगा है। या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे और एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं आगे। सीवीड हो गया, आगे आ जाओ। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel. This step is known as elution. क्या था ये? इल्यूजन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Thermostable DNA polymerase is isolated from, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज किससे आइसोलेट होता था बच्चों? बैक्टीरिया से। अच्छा, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये 3 टर्म हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्मोस्टेबल यानी ऐसी चीज़ जो आपके हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहे, यानी थर्मोस्टेबल मीन्स द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल और एनी सब्सटेंस विच इज़ स्टेबल इवन इन अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो स्टेबल है बहुत हाई टेम्परेचर में भी, दैट इज़ थर्मोस्टेबल, ठीक है। अब पॉलीमरेज, देखो बताया था ना कि जब कभी भी किसी वर्ड के सफिक्स में एज सफिक्स यूज़ हो तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एनी एंजाइम। तो यहाँ पे पॉलीमरेज देखो, एएसई एज आया है, मीन्स ये किसी एंजाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और किस एंजाइम को? डीएनए पॉलीमराइजेशन में, ठीक है, यानी डीएनए की कॉपीज़ बन रही हैं यहाँ पे, इस वजह से हम इसको पॉलीमरेज कह रहे हैं। और थर्मोस्टेबल है, ये ऐसा पॉलीमरेज है, ये ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ओके। और ये हमें किससे मिलता है? बैक्टीरिया से, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्कस हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या इंक्लूड करती है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड करती है आपकी सेपरेशन एज वेल एज प्यूरिफिकेशन को, यानी इसका आंसर होगा बोथ ऑफ देम, ठीक है। क्या है इसमें? दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं आपके, सेपरेशन भी और प्यूरिफिकेशन भी, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगी? बायोटेक्नोलॉजी में। इससे क्या होता है, जब आपको डीएनए बनाए जाते हैं और आपका डीएनए मॉलिक्यूल और इन सब में आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ा था ना, जब आप एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक प्रोडक्ट तैयार करते हो तो उसको सेपरेट भी करना होता है, जहाँ भी आपने रखा होता है उसको, मीन्स जिस भी कंटेनर में वो तैयार होता है, और बाकी वेस्ट मटेरियल से उसको सेपरेट भी करना होता है, उसको प्यूरीफाई भी करना होता है। तो दिस इज़ नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग of that desired product, of that desired biologically modified product, ठीक है। चलो आगे। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन, ये 2 दवाइयों के नाम दिए, 2 केमिकल्स के नाम दिए। ये पूछ रहे हैं कि किस में इफेक्टिव हैं, तो दे आर इफेक्टिव इन कैंसर। किस में इफेक्टिव है?
कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। अब बच्चों आप सोचोगे ये टर्म हमें कहाँ मिलेंगे, तो दैट इज़ गिवन इन योर केमिस्ट्री एनसीईआरटी। ये आपकी केमिस्ट्री एनसीईआरटी में दिए हैं, वन लाइनर है, वहीं से पिक किया गया है। ठीक है, ओके नन्हे मुन्नों, प्यारे प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ। हाइड्रोजन बर्न्स, हाइड्रोजन कैसे बर्न करती है? विद अ पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। बाकी जो नीचे है वो फ्लेम कलर है, और हाइड्रोजन ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्लेम कलर नहीं देती है। और कैसे बर्न करती है? विद अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड के साथ। ठीक है, आगे बढ़ें। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ना है और कमेंट सेक्शन में आ जाना है और फटाफट हमें बता देना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा, कितना आपने इसको रिलेट किया। ठीक है, कितना रिलेटेबल है, कितना बेनिफिशियल है, और ऐसे वीडियोस आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ हमें बताइए। आगे आ जाओ। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, ओहो हो, डेंसिटी की एसआई यूनिट पूछ ली, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलो अब एसआई यूनिट बच्चों, जब हमें किसी चीज़ की यूनिट डिसाइड करनी होती ना, तो ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला। आपको हमेशा उसका फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, उसी से हम उसकी यूनिट डिसाइड कर लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो फॉर्मूला में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी, हम सबकी एसआई यूनिट ही लेंगे। तो फॉर्मूला में क्या क्या यूज़ हुआ? मास, मास की एसआई यूनिट वाज क्या थी? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। और वॉल्यूम की क्या थी एसआई यूनिट? मीटर क्यूब। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एसआई यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सैम्पल पेपर याद है जो हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से आए हैं, उसमें भी एसआई यूनिट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लो कितने रिलेटेबल हैं ये। चलो आगे आ जाते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स आर, कॉमनली यूज एंटासिड्स क्या हैं और एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर दोज केमिकल्स, एंटासिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्टमक की एसिड सिक्रीशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हेल्प से हमारे स्टमक की एसिडिटी को बैलेंस करते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एंटासिड्स, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटासिड्स कहते हैं। और कॉमनली यूज एंटासिड क्या है हमारी? ओमेप्रेजोल। क्या है? ओमेप्रेजोल। लाइजोल, लाइजोल इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट है आपका, फर्श वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। डेटॉल, डेटॉल इज़ ऑल्सो अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, यानी ये भी पैथोजन को मारने के काम आता है, माइल्ड सा आपका डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, हो गया पेपर सॉल्व, कर दे सबमिट। ओ पेपर अभी हम नहीं सबमिट कर सकते, क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने सबमिट ऑप्शन प्रेस किया, लाइए दिखा देते हैं आपको, सबमिट ऑप्शन प्रेस किया, दिस सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, यानी ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, और ईमेल एड्रेस तो वहीं फिल किया जाएगा। यानी चलो, पेपर मेन मुद्दा क्या था? पेपर सॉल्व करने का, क्वेश्चंस देखने का। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, कैसे कैसे पूछे जाते थे ये भी चेक कर लिया। ओके, सैम्पल पेपर भी हो गया, और आई थिंक आपको काफ़ी वन लाइनर्स मिल गए हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिल गया है। ओके, तैयार बटालियन मेरी, कैडेट्स? जोश हाँ कभी भी कम नहीं होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पैशनेट रहने चाहिए। ठीक है, तैयार? ओके, तो हमारे एमएनएस वॉरियर्स रेडी एग्ज़ाम फोड़ने के लिए? बिल्कुल, फोड़ के आना है इस बार एग्ज़ाम। चलो
अगर आपको ये थोड़ा भी रिलेटेबल लगता है वीडियो, आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। और अगर आपने हमारे साथ पूरा वीडियो देखा है तो हमारे हार्ड वर्क के लिए हमारे हार्ट से थैंक यू सो मच। और हमारे हार्ड वर्क के लिए प्लीज़ इतना कर दो, दिल की बात है, दिल तक पहुंच जाओ, सुन लो। हार्ड वर्क कर रहे हैं हम, थोड़ा सा रिस्पांस दिखा दो, थोड़ा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे हम। ओके बच्चों, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। एमएनएस वॉरियर्स रेडी? ओके, थैंक यू सो मच।